हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इद्दत। तो इद्दत जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, उस पे हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। ये क्वेश्चन हमारे पास RGS 1971, 1991, 1994, 2014, BGS 2000, 2006, 2011 और DGS 2015 में पूछा गया है। तो बेसिकली ये काफ़ी स्टेट्स में पूछा गया है, तो ये आपके पास मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाता है मेंस के लिए। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जो इद्दत है वो एक अरेबिक वर्ड है और इसका लिटरल मीनिंग है काउंटिंग, मतलब काउंट करना, गिनती करना। काउंटिंग का यहाँ मतलब है कि जो डेज हैं पॉसिबल कंसेप्शन के, असर्टेन करने के लिए वेदर वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं है। मुस्लिम लॉ के अंडर ये जो पीरियड है जिसके दौरान वुमेन प्रोहिबिट की जाती है दोबारा शादी करने से, डिसोल्यूशन उसकी मैरिज के बाद, तो मैरिज जो है एक वुमेन के साथ जो अंडरगो करती है इद्दत, वो वॉइड होगी और शिया लॉ में वो जो है शिया लॉ में जो है वॉइड होगी और इर्रेगुलर होगी सुन्नी लॉ में। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया है, सबसे पहले जो है हमने इद्दत का मीनिंग बताया है। इद्दत जो है हमारे पास, पहली बात वो एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है काउंटिंग। अब काउंटिंग किस चीज़ की? काउंटिंग होती है एक पॉसिबल कंसेप्शन की कि वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे इसका पर्पस बताया है। तो इसमें आ गया हमारे पास, इसके बाद जो इसकी जो प्रोहिबिशन है वो है हमारे पास कि जितना ये इद्दत पीरियड होता है, यहाँ पे जो री मैरिज है वुमेन की वो जो है अलाउड नहीं होती है। तो ये हमने प्रोहिबिशन बताया है। उसके बाद जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं कि शिया लॉ में जो है ये हमारे पास वॉइड होता है और सुन्नी लॉ में जो है हमारे पास ये हमारे पास इर्रेगुलर होता है। तो बेसिकली इद्दत का जो छोटी सी समरी है उससे हमने इंट्रोडक्शन में बताया है और हम आगे जो है डिटेलिंग में पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। फिर आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है। जो ऑब्जेक्ट है इद्दत का वो असर्टेन करना, जो पैटर्निटी है मतलब कौन जो फादर है एक पॉसिबल कंसेप्शन का बाय हर फॉर्मर हस्बैंड, कि एक पॉसिबल कंसेप्शन हो सकता है फॉर्मर हस्बैंड के द्वारा, तो उसकी पैटर्निटी को असर्टेन करना। आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड की डेथ के बाद अगर एक वुमेन री मैरी करती है इमीडिएटली और जो चाइल्ड है वो उसका जन्म होता है नॉर्मल कोर्स में, देन लाइकलीहुड होती है कि जो कंसेप्शन है वो फॉर्मर हस्बैंड का हो सकता है। तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है इस्टेब्लिश करना जो पेरेंटेज है ऐसे बच्चे की। दस मुस्लिम लॉ प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे मैरिज डिसॉल्व की गई है डेथ के द्वारा और डिवोर्स के द्वारा, वहाँ पे वुमेन री मैरी नहीं कर सकती है बिफोर एक्सपायरी जो है एक स्पेसिफाइड पीरियड की, जिसको इद्दत बोलते हैं। तो सेकेंड पैराग्राफ में आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो आपको कीवर्ड अगर बताना है, पूरे ऑब्जेक्ट का अगर जिस्ट है तो वो है हमारे पास जो पेरेंटेज है एक बच्चे की वो इस्टेब्लिश करना। क्योंकि जो मुस्लिम लॉ है वो हमारे पास बहुत ही ट्रेडिशनली जो है इस्टेब्लिश्ड लॉ है, तो उस टाइम पे DNA या इस टाइप का कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे किसी भी जो बच्चे की पेरेंटेज जो है वो असर्टेन की जा सके। तो इसको जो है इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर एक वुमेन है उसका डिवोर्स हो जाता है या उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो इमीडिएटली जो है रीमैरी कर लेती है, किसी दूसरे से शादी कर लेती है और इसी दौरान जो है चाइल्ड हो जाता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है या फिर जो पैटर्निटी है कौन फादर है बच्चे का, उसको जो है वो फॉर्मर हस्बैंड भी हो सकता है और वो जो है प्रेजेंट हस्बैंड भी जो है वो हो सकता है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये लोग मुस्लिम्स ने क्या डिसाइड किया कि यहाँ पे जो है एक टाइम पीरियड होगा जहाँ पे एक वुमेन जो है वो इद्दत पीरियड जो है ऑब्जर्व करेगी, जहाँ पे वो रीमैरी नहीं करेगी। अगर इसी दौरान कोई कंसेप्शन हुआ है उसका, तो उसकी पेरेंटेज जो है वो फॉर्मर फादर की मानी जाएगी और उसके बाद जो है वो शादी कर सकती है। आफ्टर जितना भी पीरियड जो है हम आगे पढ़ेंगे इसमें वो दिया गया है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो जो पेरेंटेज है एक चाइल्ड की वो इस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इद्दत व्हेन एंड व्हेन नॉट नेसेसरी। तो इद्दत कब ज़रूरी होती है, कब ज़रूरी नहीं होती है। एक वुमेन बाउंड है ऑब्जर्व करने के लिए इद्दत
डेथ जो है हस्बैंड की तब होती है या फिर जब टाइम जो होता है डिवोर्स का तब। हाउ एवर कोई इद्दत रिक्वायर्ड नहीं है जहाँ पे मैरिज वाइड है या फिर जहाँ पे मैरिज जो है वो कंज्यूमेट नहीं हुई है। तो इसमें हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला आएगा हमारे पास इद्दत जो है वो कब ऑब्जर्व की जाती है। दो केसेस में ऑब्जर्व की जाएगी। पहला है जब डिवोर्स हो जाता है एक वुमेन का, दूसरा है जब डेथ हो जाती है उसके हस्बैंड की, तब जो है इद्दत ऑब्जर्व करना है। दूसरा है इद्दत जो है कब ऑब्जर्व नहीं करना है। इसमें भी हमारे पास जो है दो केसेस आते हैं। पहला है कि मैरिज जो है वो वॉइड है, दूसरा है कि मैरिज जो है वो कंज्यूमेट नहीं हुई है। तो जब कंज्यूमेशन नहीं हुआ है मैरिज का तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है कंसेप्शन की वो नहीं होती है, तो जो पर्पस है वो पूरा डिफीट हो जाता है। तो इन दो केसेस में इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास वो है पीरियड ऑफ इद्दत, कितने टाइम पीरियड के लिए। डिफरेंट पीरियड ऑफ इद्दत है जहाँ पे वुमेन को लीगली रिक्वायर किया जाता है कि वो अंडरगो करे, और वो नीचे दिया गया है। पहला आ गया हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिवोर्स। अगर डिवोर्स होता है तब कितना पीरियड जो है इद्दत का ऑब्जर्व करना है। पहला आ गया जब एक वैलिड मैरिज जो है वो डिसॉल्व होती है डिवोर्स से और जो कंज्यूमेशन है वो हो चुका है, तो जो ड्यूरेशन है इद्दत की वो 3 मंथ्स का कोर्स होगा। अगर वुमेन सब्जेक्ट टू है, अगर उसको मेंस्ट्रुएशन होता है तो ये पीरियड होगा 3 लूनर मंथ्स का। फिर आ गया जहाँ पे वुमेन प्रेग्नेंट है डिवोर्स के टाइम पे, तो यहाँ पे ड्यूरेशन होगी इद्दत की जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं होती है या फिर अबॉर्शन नहीं होता है। थर्ड आ गया अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है तो वुमेन रिक्वायर्ड नहीं है ऑब्जर्व करने के लिए इद्दत पीरियड। तो हमारे पास जो है डिवोर्स से अगर डिसॉल्व होती है मैरिज तो उसमें हमारे पास 3 केसेस होते हैं। इसमें 3 केसेस हैं। अगर कंज्यूमेट हुई है मैरिज और नॉर्मल डिवोर्स हुआ है तो यहाँ पे 3 मंथ्स का पीरियड है। ये जो टाइम पीरियड है ये आपको प्री में भी पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। दूसरा केस है हमारे पास अगर विमेन जो है वो प्रेग्नेंट है, तो इसमें जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती है या फिर अबॉर्शन नहीं होता है तब तक वो ऑब्जर्व करेगी जो इद्दत पीरियड है। तीसरा आ गया अगर कंज्यूमेट नहीं हुई है मैरिज तो कोई इद्दत पीरियड जो है वो ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिवोर्स के केस में 3 सिचुएशंस अराइज होती हैं और तीनों में जो है इद्दत पीरियड जो है वो अलग अलग दिया गया है। सेकेंड आता है फिर हमारे पास डिसोल्यूशन बाय डेथ ऑफ हस्बैंड। तो हस्बैंड की डेथ पे कितना इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना है। जहाँ पे एक वैलिड मैरिज डिसॉल्व होती है हस्बैंड की डेथ से, तो जो ड्यूरेशन है इद्दत का वो होता है 4 मंथ्स एंड 10 डेज। अगर प्रेग्नेंट है हस्बैंड की डेथ पे तो ये कंटिन्यू होगा जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती है बच्चे की, या फिर 4 मंथ्स 10 डेज जो भी लॉन्गर पीरियड है। अब हस्बैंड की डेथ के बाद इद्दत जो है 4 महीने 10 दिन का वो ऑब्जर्व किया जाना चाहिए विडो के द्वारा, इवन इफ अगर मैरिज जो है वो कंज्यूमेट नहीं हुई है। तो ये जो है दोनों केसेस में ही ऑब्जर्व किया जाएगा। अब इसका हम अगर छोटा सा पोर्शन देखें, जिस्ट देखें सेकंड पॉइंट का, तो अगर डेथ की वजह से जो है डिसॉल्व होती है मैरिज तो 2 आते हैं हमारे पास। इसमें भी अगेन वैसे 3 ही केसेस हैं। अगर कंज्यूमेट होती है तो यहाँ पे आता है 4 मंथ 10 डेज का टाइम पीरियड। अगर यहाँ पे प्रेग्नेंट है वुमेन, अगेन डिलीवरी जब तक नहीं होती तब तक, या फिर 4 मंथ 10 डेज का टाइम पीरियड, जो भी लॉन्गर टाइम पीरियड है उस टाइम तक जो है वो ऑब्जर्व करेगी इद्दत। फिर आ गया अगर कंज्यूमेट नहीं हुई है फिर भी यहाँ पे 4 मंथ और 10 डेज का जो टाइम पीरियड है वो ऑब्जर्व करेगी इद्दत। तो यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस थे, तीनों में डिफरेंट टाइम पीरियड था। यहाँ पे भी 3 केसेस अराइज होते हैं, तीनों में ऑलमोस्ट सेम टाइम पीरियड है, एक्सेप्ट प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी वाला जो कंडीशन है वो भी आ जाती है। फिर आता है हमारे पास शिया लॉ में क्या है। जनरली एक्सेप्टेड ट्रेडिशन जो अमंग शियाज है वो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है ऑब्जर्व करना इद्दत। अगर पहला आ गया अगर वुमेन पास्ट है जो एज ऑफ चाइल्ड बियरिंग, दूसरा आ गया वुमेन ने अटेन नहीं की है एज ऑफ प्यूबर्टी, तीसरा आ गया अगर उसके मेंस्ट्रुएशन इर्रेगुलर है या फिर एब्सेंट है। तो शिया लॉ में हमारे पास अलग से 3 कंडीशन आती है जहाँ पे कोई इद्दत ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है, और इसके कीवर्ड्स क्या हैं हमारे पास। पहला है कि वो पास कर चुकी है जो एज है चाइल्ड बियरिंग की। फॉर एग्जांपल जैसे किसी वुमेन को अगर मेनोपॉज हो जाता है
तो उसके बाद जो उसकी पॉसिबिलिटी है कंसीव करने की वो ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ पे इद्दत ऑब्ज़र्व नहीं करना है। दूसरा आ गया, अगर एज ऑफ प्यूबर्टी ही उसने अचीव नहीं की है तो मतलब यहाँ पे भी जो प्रेगनेंसी है उसके चांसेस नहीं हैं, तो यहाँ पे भी इद्दत पीरियड ऑब्ज़र्व नहीं करना है। तीसरा आ गया, अगर मेंस्ट्रुएशन जो है वो एब्सेंट है या फिर इरेगुलर है, तो यहाँ पे भी जो है इद्दत पीरियड ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों ही केसेस में जो प्रेगनेंसीज के चांसेस हैं वो नहीं है। फिर आ गया हमारे पास कमेंसमेंट जो है पीरियड ऑफ इद्दत की, ये बिगिन होती है जो डेट है डिवोर्स से और जो डेथ है हस्बैंड की उस दिन से, नॉट फ्रॉम द डेट जहाँ से वुमेन को इन्फॉर्मेशन मिलती है इस चीज़ की। अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है एक्सपायरी जो है स्पेसिफाइड टर्म की उसके बाद, तो उसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है जो रिक्वायर्ड इद्दत है। अब ये वाला पोर्शन जो है हमारा प्री के लिए भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत बार आपको MCQ में पूछा जाता है, ये जो कंडीशंस आपको दी जाती हैं कि कब बिगिन होता है पीरियड, तो जहाँ पे डेट होती है हमारे पास डिवोर्स की या फिर जो डेथ है हस्बैंड का उससे, वहाँ से इद्दत पीरियड शुरू हो जाता है। अगर ऐसा है कि उसको डेथ की इन्फॉर्मेशन या फिर उसको जो डिवोर्स की इन्फॉर्मेशन है वो बाद में मिलती है, और जैसे 3 महीने बाद उसको पता लगता है कि उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दिया है और 3 महीने तक जो है उनका कोई कांटेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे उसको इद्दत पीरियड जो है ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश टाइम पीरियड है वो पास कर चुकी है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे नहीं डिपेंड करता है, यहाँ पे जो डेट है डेथ और डिवोर्स की वहाँ से जो है इद्दत पीरियड शुरू हो जाता है। फिर आता है हमारे पास कंक्लूजन या फिर जो डेथ है हस्बैंड की ड्यूरिंग डिवोर्स। जो पीरियड है इद्दत का डिवोर्स के बाद वो है 3 महीने का। अगर फॉर्मर हस्बैंड जो है डेथ हो जाती है कंप्लीट करने से पहले 3 मंथ्स का, तो उसको स्टार्ट करना है एक फ्रेश इद्दत पीरियड 4 मंथ्स का और 10 डेज का फ्रॉम द डेट ऑफ हस्बैंड्स डेथ। तो अगर दोनों ही कंडीशन आपके पास मर्ज हो जाती हैं, फॉर इंस्टेंस हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया है, कोई विमेन अब यहाँ पे 3 मंथ्स के लिए उसको टाइम ऑब्जर्व करना है इद्दत का, और उसको 2 महीने हो गए हैं और उसका जो है 1 मंथ लेफ्ट है, और यहाँ पे 2 महीने के बाद जो है उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है वो नहीं, लेकिन यहाँ पे 4 मंथ्स 10 डेज का जो टाइम पीरियड है इद्दत का वो स्टार्ट हो जाएगा, और उसको जो है अगेन स्टार्टिंग से जो है इतना टाइम पीरियड के लिए इद्दत ऑब्जर्व करना है। तो ये हमारे पास स्पेशल केस है, स्पेसिफिक कंडीशंस में डिवोर्स प्लस जो है डेथ हो जाती है विद इन द टाइम पीरियड जहाँ पे वो इद्दत ऑब्जर्व कर रही है। अब इस आंसर में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है, इतना कंटेंट आपके लिए मोर देन इनफ होगा अगर ये 10 मार्क्स में या 15 मार्क्स में आता है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट हर एक एंगल से जो है इस आंसर को कवर किया है। सबसे पहले हमने इंट्रो किया है जहाँ पे हमने इद्दत के बारे में बताया है, उसके बाद जो है हमने ऑब्जेक्ट बताया है इसका कि क्या जो है ऑब्जेक्ट है इद्दत का, दैट इज़ पेरेंटेज वाला पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। फिर हमने बताया है कि कहाँ पे इद्दत ऑब्जर्व करना है और कहाँ पे इद्दत जो है वो ऑब्जर्व नहीं करना है। इसके अलावा हमने टाइम ड्यूरेशन देखी है, ड्यूरेशन भी हमने 2 पार्ट्स में देखी है। पहला हमारे पास डिवोर्स में कितना होगा, फिर आ गया हमारे पास जब डेथ हो जाती है हस्बैंड की तब कितना होगा 3 मंथ्स, और यहाँ पे 4 मंथ्स 10 डेज होगा हमारे पास। फिर हमने स्पेशल केस देखा है शिया लॉ का, कि शिया लॉ में कब जो है इद्दत पीरियड ऑब्जर्व नहीं करना है, उसकी 3 हमने जो है स्पेसिफिक कंडीशंस देखी हैं। फिर आता है कमेंसमेंट कब होगा, जो इद्दत पीरियड का टाइम है, तो ये होगा हमारे पास जो डेट है हमारे पास डेथ की या फिर डिवोर्स की। फिर हमने कंक्लूजन में एक स्पेशल कंडीशन देखी है कि यहाँ पे अगर डिवोर्स से इद्दत पीरियड चल रहा है और उसके बाद डेथ हो जाती है तो वहाँ पे जो है एक फ्रेश टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। तो इतना जो है आपको 10-15 मार्कर में कवर करना है। यहाँ से थोड़े प्री के भी क्वेश्चन है, जैसे 3 मंथ ये जो ड्यूरेशन का टाइम पीरियड है, फिर कमेंसमेंट का भी आपसे पूछा जा सकता है, और आपके पास ये जो कंक्लूजन में है ये भी थोड़ा सा आपसे पूछा जा सकता है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में, कि आपको दे दिया जाएगा कि जैसे हस्बैंड की डेथ जो है इस डेट को हुई है, और
डिवोर्स इस डेट को हुआ है और हस्बैंड की जो डेथ हो जाती है यहाँ पे हमारे पास 1/2/25 में, तो यहाँ पे जो इद्दत पीरियड है कब तक ऑब्जर्व करना है आपको 4 डेट्स दे दी जाएंगी। तो इस करके आपका एमसीक्यू आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड भी है ये वाला जो लास्ट पॉइंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझें। अगेन अगर ये 5 मार्क्स में आता है आपको काफ़ी कट शॉर्ट करना है। इंट्रो में आप 2 लाइन का रखेंगे जहाँ पे उसका मीनिंग बताया गया है कि क्या मीनिंग है इसका, और आप उसका ये भी बता सकते हैं शिया लॉ और सुन्नी लॉ में अलग अलग जो इसका है कॉन्सिक्वेंसेस है। ऑब्जेक्ट में आप 2 लाइन बताएंगे कि पेरेंटेज के लिए ये जो है ऑब्जर्व करना है। आप एग्जाम्पल स्किप कर सकते हैं कि इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए किया है। इद्दत नो इद्दत आप लिखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रूरी है, पर ये 2 ही लाइन का है, 2 सिचुएशन इसमें है, 2 सिचुएशन इसमें है। ड्यूरेशन में आप जो है क्या कर सकते हैं, टेबल फॉर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे ड्यूरेशन में आ गया डिवोर्स आपके पास और यहाँ पे आ गया आपके पास डेथ। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस में आप बता सकते हैं, यहाँ पे सिमिलर कंडीशंस में है, लिख सकते हैं कि 4 मंथ 10 डेज, तो आप टेबल फॉर्म में कर सकते हैं। शिया लॉ वाला पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं। कमेंसमेंट को आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं अगर आपको ये वाला कंक्लूजन नहीं लिखना है। तो इनको मर्ज करके आपको जो है कंक्लूजन बनाना है। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हो जाते हैं आपके पास 5 मार्क्स में, इतना आपके लिए इनफ होगा। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।